अभी तक हमने बात की ऑपरेटर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या करती है, ये हमको डिसीजन लेने में मदद करती है कि अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या करो, अगर वो कंडीशन मेरी फुलफिल होती है तो क्या करो। अभी तक हमने कंडीशंस पे काम किया था, अब हम कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेंगे। उसमें हमारा इफ कंडीशन हमें काम करता है। वैसे भी अगर हम देखें लाइफ में तो हम हमेशा इफ कंडीशन का यूज़ करते रहते हैं। कैसे कि अगर सिचुएशन ये हो तो क्या करो, सिचुएशन वो हो तो क्या करो। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है, प्रोग्रामिंग में भी हम मल्टीपल डिसीजंस लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सब वर्क विद इफ कंडीशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, उनकी वैल्यू देता हूँ और उनके बेसिस पे मैं ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा, कुछ इवैल्यूएशन चेक करूँगा और देखूँगा कि कैसे हम इफ कंडीशन में अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर और डिम सी एज इंटीजर और डिम डी एज इंटीजर। शुरू में हम इसको अपनी इमीडिएट विंडो में प्रिंट करेंगे और बाद में फिर हम इसको अपनी एक्सेल फाइल में देखेंगे कि कैसे हम इसको वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो ऑटोमेशन हमें करनी है वो तो एक्सेल फाइल में ही करनी है। इनकी वैल्यूज़ मैं असाइन कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू अगेन 30। अभी पहला मेरा लॉजिक ये है, पहला जो मेरा कंडीशन इफ में होता है सिर्फ ये सिंपली इफ और देन कंडीशन होता है, इफ एंड देन स्टेटमेंट, कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो कैसे हम लिखते हैं, इसका लिखने का सिंटैक्स होता है, हम लिखते हैं इफ, उसके बाद हमारे लॉजिक आएंगे। तो लॉजिक है इफ a इक्वल्स टू b, ये मेरा लॉजिक हो गया। उसके बाद मुझे लिखना होता है देन, तो क्या हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर a इज इक्वल टू b होता है तो क्या हो। तो debug डॉट प्रिंट और बोथ आर इक्वल, बोथ वैल्यूज आर इक्वल और एंड इफ। तो इफ कंडीशन में हमारा पहला कंडीशन होता है इफ देन और एंड इफ, इफ देन सिंपली, और लास्ट में जब भी हम कोई इफ शुरू करते हैं तो लास्ट में हमें एंड इफ लिखना होता है कि यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन खत्म हो गई है। तो इसको रन करके देखते हैं। ये कंडीशन मेरी गलत है, a इक्वल टू b नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। देख लेते हैं, a इक्वल टू b, जब ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तभी मेरा इस लाइन पे ये स्टेटमेंट आगे जाएगा, अदरवाइज एंड इफ के बाद जाके खत्म हो जाएगा। तो मेरी कंडीशन गलत है, एंड इफ एंड सब कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं कंडीशन लिख लेता हूँ ताकि मेरी दूसरी लाइन पे मेरा कोड जाए, a इज लेस देन b। मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। जो हम पहले ऑपरेटर्स में बूलियन लेके आ रहे थे, ये मेरा लेस देन ऑपरेटर है। तो इफ a लेस देन b, देन ये वाला लाइन आप एग्जीक्यूट करो। तो देखते हैं, इस बार मेरी कंडीशन ये ट्रू है और मेरा कोड इस लाइन पे आना चाहिए। तो जैसी मेरी कंडीशन ट्रू हुई, debug डॉट प्रिंट पे मेरा आ गया बोथ वैल्यूज आर इक्वल और एंड इफ, तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो इस तरह से हम यहाँ पे इफ देन का यूज करते हैं। अगर मेरा ये वाला जो लॉजिक है ये ट्रू होता है तो ऐसा काम करना। और फिर मैं यहाँ पे एंड का यूज कर लेता हूँ, एंड b लेस देन c। अभी मेरी यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, a लेस देन b और b लेस देन c है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस में जब ट्रू आएगा तभी ये लाइन मेरा जो कोड है इस लाइन पे आगे बढ़ेगा। करके देख लेते हैं, पहला लॉजिक और फिर एंड लगा के दूसरा लॉजिक, यानी कि जब हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था तो एंड अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो तो ही इफ कंडीशन मेरी ये सक्सेसफुल होगी। तो ये सही बात है, मेरे दोनों कंडीशन ट्रू हैं और ये लाइन आगे बढ़ी और मेरा ठीक हो गया। लेकिन क्या हो कि अगर मैं b इज इक्वल टू c कर दूँ, हमने एंड ऑपरेटर में देखा था कि अगर एक भी लॉजिक गलत होता है तो जो रिजल्ट हमारा बूलियन में आता था वो फॉल्स में आता था। सेम मेरा इफ कंडीशन में होगा, पहले इसको ये चेक करेगा और फिर एंड के बाद इसको चेक करेगा, दोनों के ट्रू को कंपेयर करेगा।
अगर दोनों में ट्रू नहीं आता तो रिजल्ट फॉल्स होगा और उस कंडीशन में मेरा ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो करके देखते हैं। और यहाँ पे मेरा पहला लॉजिक सही है पर दूसरा गलत है, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इफ़ और देन का यूज़ करते हैं। इफ़ के बाद हमको यहाँ पे अपने लॉजिक लगाने होते हैं, फिर देन लिख के उसके बाद क्या हो तो हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर दोनों लॉजिक सही हैं तो क्या हो, और फिर हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों लॉजिक गलत थे। और अगर मैं इसको एंड की जगह और लगा लूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा पहला लॉजिक तो सही है, दूसरा लॉजिक मेरा गलत है, बट मैंने और ऑपरेटर का यूज़ किया है तो रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा क्योंकि एक लॉजिक मेरा सही है। अब इसको मैं अगर रन करूँगा तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, रिजल्ट आ जाएगा। और ऑपरेटर की वजह से मेरा रिजल्ट ट्रू आया यहाँ पे, और ये मेरा लाइन प्रिंट होगा। तो देखा आपने कैसे हम इफ़ कंडीशन के साथ ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अभी मैंने इफ़ देन कंडीशन यूज़ की। अगली हमारी कंडीशन आती है इफ़ देन एल्स, यानी कि अगर ये कंडीशन मेरी सही है, इसको हटा लेते हैं फिलहाल के लिए, अभी एक ही लॉजिक यूज़ करते हैं। अगर मेरी ये कंडीशन सही है तो ये हो, और फिर एल्स में हम यहाँ पे एल्स लगा लेते हैं। एल्स तो क्या हो, तो debug डॉट प्रिंट बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो मेरा कोड क्या करेगा, पहले इस लॉजिक को चेक करेगा। अगर ये लॉजिक ट्रू का रिजल्ट देता है तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा प्रिंट हो जाएगा। अगर ट्रू का रिजल्ट नहीं देता है तो फिर मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई लॉजिक चेक नहीं किया, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वाले लॉजिक को चेक करो। बस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप इस वाले लॉजिक को चेक करो। अगर ये लॉजिक सही है तो ये लाइन प्रिंट करना, अगर ये लॉजिक उसके अलावा कोई भी रिजल्ट आता है तो आप ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट कर देना। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी मैं गलत कर लेता हूँ, a इक्वल टू बी, मेरा यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इस लाइन के बाद सीधे ये इस लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन पे कोई काम नहीं करेगा, एंड इफ भी नहीं होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये लॉजिक मेरा गलत था, सीधे एल्स पे आ गया। तो किसी भी कंडीशन, अगर ये लॉजिक सही नहीं होता तो बाकी जो भी कंडीशन आती है आप ये वाली लाइन तो प्रिंट करना ही करना। तो मेरी ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और लॉजिक लगा लेता हूँ, और या एंड लगा लेते हैं। एंड a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो यहाँ पे मेरा एक कंडीशन गलत है, सॉरी यहाँ पे मेरे दोनों कंडीशन ओके हैं। तो उस केस में फिर से मेरा यही वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा जो हमने इफ देन और एंड इफ कंडीशन में किया था, स्टेटमेंट में किया था। तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल मेरा रिजल्ट आना चाहिए। इसको एक ही बार में रन कर लेता हूँ तो मेरा रिजल्ट आ गया, बोथ वैल्यूज इक्वल। फिर से और ऑपरेटर का यूज करते हैं और एक स्टेटमेंट गलत कर लेते हैं, b इक्वल टू c। इस कंडीशन में और हमें को क्या करेगा, दोनों लॉजिक चेक करेगा, अगर एक भी ट्रू आता है तो फिर से इसी लाइन को प्रिंट कर देगा। तो फिर से मेरी ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए, फिर से मेरी ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। लेकिन अगर ये कंडीशन में किसी भी तरह से मुझे ट्रू नहीं आता है, b a ग्रेटर देन b कर देता हूँ और b इज इक्वल टू c कर देता हूँ, तो मेरा ये लॉजिक गलत है, तो ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा मेरा एल्स में प्रिंट हो जाएगा। इसको रन कर देते हैं, तो बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ये मेरा प्रिंट हो गया। तो ये यूज होता है मेरे इफ एल्स और एंड इफ स्टेटमेंट का। इफ में क्या था कि अगर मेरा एक भी वैल्यू ट्रू आता है तो तभी सिर्फ मेरा रिजल्ट प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा जो रिजल्ट है डिजायर्ड नहीं आता तो उस कंडीशन में आप अगली लाइन पे आ जाना और जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर देना। तो इस स्टेटमेंट में जो इफ एल्स और एंड इफ स्टेटमेंट है, मेरा कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा ही, कुछ ना कुछ तो मेरा यहाँ पे कोड रन करेगा ही। तो इसलिए मेरा ये वाला जो कोड है एल्स कंडीशन पे रन कर रहा है। ऐसा हो तो ये हो, वरना ये हो। इसको हिंदी में बोले तो अगर आप ये वाला कंडीशन सही है तो ये हो जाए, वरना बाकी किसी भी कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट तो मेरा प्रिंट हो ही हो। तो ये मेरी इफ एल्स और एंड इफ कंडीशन थी। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है हमारी इफ देन एल्स इफ देन। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एल्स लगाया था, यहाँ पे हमको लगाना होगा एल्स इफ, और यहाँ पे भी एक लॉजिक परफॉर्म करना होगा, c इज इक्वल टू d, देन
माई नेक्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, माई नेक्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहाँ पे माई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी। तो अगर इफ कंडीशन क्या करेगा, पहले ये वाला लॉजिक चेक करेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक लगाता हूँ फिलहाल, ए ग्रेटर देन बी, तो मेरा पहला स्टेटमेंट सही हो जाए, तो मेरा पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर मैं लगाता हूँ इफ एल्स बी लेस देन सी। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 30 है, तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, पहले इफ ये वाली कंडीशन चेक करेगा जो कि गलत है, अब तुरंत इस लाइन पे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन सही है तो ही ये लाइन प्रिंट होगी। इसको रन कर लेता हूँ मैं, तो माई सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मेरी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी क्या हो कि अगर मैं इस वाली कंडीशन को भी गलत कर दूँ, तो इफ क्या करेगा, पहले इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो कंडीशन गलत है, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, ये भी गलत है, और मेरा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। और मैंने इसको रन किया, मेरा कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में फिर हम यहाँ पे बाकी सारी कंडीशंस को, अगर मेरी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो हम यहाँ पे फिर एल्स का यूज करते हैं, एल्स debug डॉट प्रिंट नो कंडीशन इज ट्रू, नो कंडीशन इज करेक्ट। तो पहले इफ क्या करेगा, इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, ये सही है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये वाला कंडीशन मेरा सही है तो बाकी पूरा प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स ये इफ कंडीशन सिर्फ पहली स्टेटमेंट चेक करती है। तो अगर मैं a लेस देन b कर दूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं a लेस देन b करता हूं, इफ को पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है, तो बाकी पूरा, तो सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मैं इस कंडीशन को गलत कर देता हूं, a ग्रेटर देन b और यहाँ पे b लेस देन c कर देता हूं, तो उस कंडीशन में इफ पहले ये वाले इस वाले लॉजिक को चेक करेगा तो ये गलत है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये वाली लाइन सही है तो इसको प्रिंट करेगा और तुरंत एंड इफ खत्म हो जाएगा, एल्स पे नहीं जाएगा। तो देखते हैं, a ग्रेटर देन b गलत है, b लेस देन c ये सही है, और ये मेरा प्रिंट हो गया और प्रोग्राम यही टर्मिनेट हो गया, अगली कंडीशन पे गया ही नहीं। तो ये इफ का मजा है कि जोन सी भी कंडीशन इसको ट्रू मिलती है वो सिर्फ उसी लाइन को प्रिंट करता है और बाकी पूरा प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक चेक किया, यहाँ पे हमने दूसरा लॉजिक चेक किया। अगर हम चाहें तो ऐसे ही एल्स इफ में और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, जितने मर्जी एल्स इफ लगाते रहिए, बिल्कुल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू d, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और a ग्रेटर देन b गलत है, b ग्रेटर देन c ये भी गलत है, और यहाँ पे मेरा तीसरा वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले फिर से रन करते हैं, पहला लॉजिक, यहाँ पे पहला लॉजिक चेक करेगा, रॉन्ग, दूसरा लॉजिक चेक करेगा, ये भी रॉन्ग, तीसरा लॉजिक चेक करेगा, ये इसको ट्रू मिल गया, तो मेरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम इफ, देन, एल्स इफ, एल्स और एंड इफ का यूज करते हैं, और बीच में हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ये हमको ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, और उस बूलियन वैल्यू के बेसिस पे इफ जो है एक डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। तो इफ को लिखने का ये तरीका होता है, इफ देन एंड इफ, या फिर इफ देन एल्स इफ देन एंड इफ, और इफ देन एल्स इफ देन एल्स एंड इफ। तो ये हमारा स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है। आप जितना ही बड़ा कोड लिख सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 10,000 लाइन आइटम्स हैं, तो अभी आगे आने वाले सेशंस में हम लूप करेंगे, तो यही पर्टिकुलर कोड जो है मैं चाहूँ तो एक एक सेल पे इसको रन कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा है अपना, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको वैल्यू असाइन करके हमारा रिजल्ट यहाँ पे आके दे रहा है। लेकिन ऐसे ही हम पूरे प्रोग्राम में जब भी इफ कंडीशन का यूज़ करना हो
तो मल्टीपल इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपना इफ प्रोग्राम जो है वो यूज़ करते हैं।